बच्चों आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं सिंपली मीनिंग बोलूं तो जहां भी हम इन केमिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वह हम स्टडी करेंगे इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बच्चों टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का यहां मीनिंग है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिस्ट्री का मीनिंग है केमिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एग्जैक्टली डिफाइन करूं तो ये है इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमएफ या वोल्टेज की वजह से जो एनर्जी होगी। दूसरा केमिकल एनर्जी का मीनिंग है केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी। और केमिकल रिएक्शंस जो हम यहां ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में हम यूज करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस मीनिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो बच्चों इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन या इसका रिवर्स केमिकल एनर्जी का इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीनिंग हम इंटर कन्वर्जन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली डील्स विद इंटर कन्वर्जन्स ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें इन्हीं दोनों एनर्जीज का कन्वर्जन पढ़ना है। और ये जो दोनों एनर्जीज है मीनिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इनका इंटर कन्वर्जन हम स्टडी करते हैं या होता है इन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेल। मीनिंग इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे बच्चों सेल्स, जहां पर इंटर कन्वर्जन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी होता है या इसका रिवर्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो सेल्स अगर हम बोले तो वो होते हैं द इंस्ट्रूमेंट्स इन विच इंटर कन्वर्जन्स ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक्स प्लेस। और बच्चों ये इंटर कन्वर्जन्स के बेसिस पर ही इस चैप्टर में हम सेल्स अगेन टू टाइप्स के स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, सेकंड गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल्स। अब डिटेल में तो बच्चों हम इनको आगे पढ़ेंगे वन बाय वन, बट अभी ब्रीफली मैं मीनिंग बोलूं बच्चों इनका, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स इनमें होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी। मीनिंग यहां पर हम एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज अप्लाई करते हैं या पास करते हैं करंट, और करंट पास करने पर रेडॉक्स रिएक्शंस होती है मीनिंग केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं तो जनरल लाइफ में जो हम इसका एग्जाम्पल ऑब्जर्व करते हैं वो है चार्जिंग ऑफ मोबाइल बैटरी। तो बच्चों सबको पता है अगर हमें मोबाइल को चार्ज करना होता है बैटरी को, तो हम उसको चार्जर के थ्रू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते, मीनिंग हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं जिससे बैटरी की केमिकल एनर्जी रीस्टोर्ड होती है। मीनिंग वहां पर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी। जबकि गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल इसी का रिवर्स होता है। और ये गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल्स में इसका ऑपोजिट होगा, मीनिंग यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं, यहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मीनिंग यहां होता है केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी का मीनिंग है ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। मीनिंग इसका एग्जांपल मैं बोलूं बच्चों तो जनरल लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं नॉर्मल पेंसिल सेल्स जिनको हम टीवी रिमोट टॉर्च में यूज करते हैं या टॉयज में यूज करते हैं, वो पेंसिल सेल जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। तो बच्चों जब हम पेंसिल सेल को टीवी रिमोट में यूज करते हैं तो हम उसको एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी पास उस टाइम पर नहीं करते हैं, बिकॉज जो सेल होता है वो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और टीवी का रिमोट वर्क करता है। मीनिंग वो उस टाइम पर होता है केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल्स, इनका मीनिंग क्लियर है सबको बच्चों। तो ब्रीफली मैं आपसे बोलूं तो जो सेल्स होते हैं जहां ये इंटर कन्वर्जन्स ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होते हैं, ये टू टाइप्स के हम पढ़ेंगे बच्चों डिटेल में आगे चैप्टर में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल्स।
तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। अब इससे आपको पता चल रहा है बच्चों कि इसमें हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। और बच्चों ये सबको पता है कि जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, मीनिंग कंडक्टर्स विच कैन अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। मीनिंग बच्चों इसमें हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो हमें कंडक्टर्स को ही स्टडी करना है। अब कंडक्टर्स जो हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स, मीनिंग चार्ज कैरियर्स, जिनके पार्टिकल्स के थ्रू करंट फ्लो होती है उनके बेसिस पर हम टू टाइप्स के कंडक्टर्स मेनली स्टडी करते हैं। तो वो है बच्चों मेटेलिक कंडक्टर्स एंड सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब मेटेलिक कंडक्टर्स बच्चों इनका नेम ही बता रहा है कि इनका एग्जांपल्स होंगी ऑल मेटल्स। तो बच्चों ऑल मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इनके नेम में भी है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये सबको पता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स का मीनिंग होता है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों यहां पर इनका एग्जांपल होगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, या दूसरा एग्जांपल इनका मॉल्टन या फ्यूज्ड स्टेट ऑफ सॉल्ट्स। और बच्चों मॉल्टन स्टेट का मीनिंग है किसी सॉल्ट को हीट करके मेल्ट करना, मीनिंग उसकी मेल्टेड फॉर्म, जबकि एक्वस सॉल्यूशन है कि हम एसिड बेस्ड सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें। तो बच्चों एग्जांपल्स ये ध्यान रखिएगा जिनसे हम ये सारी डिफरेंसेस इजीली डिफाइन कर पाएंगे। अब बच्चों सबको पता है कि जो मेटल्स होती हैं उनमें आउटर मोस्ट शेल मीनिंग वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीनिंग जो इनमें चार्ज कैरियर्स होते हैं आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मीनिंग मेटेलिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स मींस करंट कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन या मॉल्टन स्टेट ऑफ सॉल्ट्स में बच्चों सबको पता है कि अगर हम कोई भी एसिड बेस्ड सॉल्ट लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, तो बच्चों ये सबको पता है NaCl का जब एक्वस सॉल्यूशन होगा तो इसमें सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस होंगे, मीनिंग यहां पर करंट फ्लो करवाएंगे फ्री आयंस। तो बच्चों ये डिफरेंस है, मेटेलिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स चार्ज कैरियर्स आर फ्री आयंस। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब इसी में सेकंड डिफरेंस, तो बच्चों ये सबने ऑब्जर्व किया, फिजिक्स में भी आप ऑब्जर्व करते हो, जनरल लाइफ में भी करते हैं बच्चों। जब हम किसी मेटेलिक वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तो बच्चों उसमें कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है, मीनिंग उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, जो हम ऑब्जर्व भी करते हैं। तो बच्चों ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, जबकि अगर मैं आपसे बोलूं NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास करें, तो बच्चों सबसे पहली चीज सबको पता है कि अगर मुझे इसमें करंट पास करनी है तो मुझे 2 इलेक्ट्रोड्स प्लेस करने पड़ेंगे। तो बच्चों हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, उनमें से वन इज एनोड अदर इज कैथोड, और उनमें करंट पास करने के लिए हम उनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीनिंग एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और बच्चों ये सबको पता है कि ये जो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पर आप देखोगे तो बच्चों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो अटैच्ड इलेक्ट्रोड है वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच्ड है वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बच्चों सबको पता है कि जो Cl माइनस है मीनिंग एनायन है वो अपने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन मीनिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। तो बच्चों ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, anions move towards positive electrodes and cations move towards negative electrodes। और यहां पर बच्चों सबको पता है कि जो एनायंस होते हैं मीनिंग Cl माइनस है ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो ये एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और बच्चों इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो सबको पता है बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मीनिंग ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस।
और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन होगा वो देन मेटेलिक वायर के थ्रू एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड मूव करता है, और एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड बच्चों सोडियम आयन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मीनिंग एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो बच्चों यहां पर आपने ऑब्जर्व किया कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन at electrodes takes place, meaning second difference on passing electric current oxidation and reduction at takes place at electrodes। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि सेकेंड डिफरेंस कि मेटेलिक वायर्स में या मेटेलिक कंडक्टर्स में ऑन पासिंग नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, करंट पास करने पर कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट रेडॉक्स रिएक्शन होती है, मीनिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। अब बच्चों इसका थर्ड डिफरेंस ये और ध्यान से समझिएगा, जो मेजर डिफरेंस है जो हम यूज भी करेंगे आगे वो है थर्ड। अब देखेंगे बच्चों यहां पर कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी मेटेलिक कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन वाइब्रेशंस ऑफ कर्नेल्स। अब ये बच्चों कर्नेल्स होते हैं इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स मीनिंग कर्नेल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो करंट फ्लो को अपोज करने लग जाते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, बिकॉज जितना ज्यादा करंट फ्लो को अपोज करेंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन वाइब्रेशंस ऑफ कर्नेल्स। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब इसी तरह से यहां आप देखेंगे तो इसका रिवर्स होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। अब यहां क्यों होता है बच्चों, आप इसी में देखिए कि अगर NaCl का सॉल्यूशन है, मीनिंग सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन है, तो बच्चों जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इन आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा, और आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा तो बच्चों ये आयंस एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे, और एक दूसरे से दूर जाने का मीनिंग है बच्चों इनके बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो बच्चों उनकी वेलोसिटी या स्पीड बढ़ती जाएगी। और सबको पता है बच्चों जितना टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी या स्पीड बढ़ती जाएगी उतना ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस होगा, और ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस होगा तो बच्चों करंट इजीली कैरी करेंगे, मीनिंग रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर आयनिक अट्रैक्शंस एंड इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयंस। अब बच्चों ये ध्यान रखिएगा, मोबिलिटी का मीनिंग है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ आयंस, लेकिन वेलोसिटी या स्पीड ऑफ आयन को यहां हम बोलेंगे मेनली मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो बच्चों ये थ्री डिफरेंसेस हैं जो मेन डिफरेंसेस हैं, बाकी सिंपल्स हैं वो हम आगे यूज करेंगे। तो बच्चों ये हमने बोला कंडक्टर्स या मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब ये हमने पढ़े, उसमें अब ध्यान सुनिए बच्चों यहां पर कि हम केमिस्ट्री में मेनली स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स आप लोग पढ़ोगे मेनली इन फिजिक्स, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ने वाले, तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंसेस, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, एंड थर्ड गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल्स। अब इन 3 पार्ट्स में से हम पहले पढ़ते हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंसेस, मीनिंग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका सॉल्यूशन कितने टाइप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टेंसेस शो करता है, या कौन कौन सी टर्म्स हम उनकी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन में कंडक्टेंस कैलकुलेशन के लिए हम कौन कौन सी टर्म्स यूज करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट कंडक्टेंस टर्म है
दैट इज रेजिस्टेंस। और बच्चों सबको पता है रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो को अपोज करती है, मीनिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी किसी सॉल्यूशन की उतना वो करंट फ्लो कम करेगा, मीनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विच अपोजेस द करंट फ्लो। तो बच्चों रेजिस्टेंस जो होता है इसको आपने यूज भी किया है बहुत जगह। अब ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों आप फिजिक्स में पढ़ते हो ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। तो बच्चों हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स लॉ की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। और V इक्वल्स टू आई आर में सबको पता है बच्चों V होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, I करंट इन एम्पियर, R रेजिस्टेंस। और बच्चों यहां से अगर मैं आपको न्यूमेरिकल में बोलूं तुम्हें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, करंट गिवन हो, तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और बच्चों ये जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये हम इन वोल्ट यूज करते हैं, करंट इन एम्पियर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर या उसी को हम बोल देते हैं ओम। तो बच्चों रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो अब ये तो हमने बोला क्वेश्चन में अगर हमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू गिवन हो तो हम रेजिस्टेंस ओम्स लॉ की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। या बच्चों दूसरा मेथड जो आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से भी हम रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों ये तो हमने बोला फर्स्ट कंडक्टेंस टर्म जो हम यूज करेंगे। अब सेकेंड टर्म जो हम यूज करते हैं दैट इज कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल G से। अब कंडक्टेंस इसका भी नेम ही बता रहा है बच्चों कि ये किसी इलेक्ट्रोलाइट मीनिंग एसिड बेस या सॉल्ट के सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट फ्लो को सपोर्ट करती है, मीनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विच सपोर्ट्स द करंट फ्लो। तो बच्चों कंडक्टेंस की वैल्यू किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जितनी ज्यादा होगी वो उतना इजीली करंट फ्लो करेगा। तो बच्चों इनकी डेफिनेशंस रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम बोल सकते हैं कि जो कैपिटल G है वो रेजिस्टेंस का इनवर्स है, बिकॉज रेजिस्टेंस करंट फ्लो को अपोज करता है जबकि कंडक्टेंस उसको सपोर्ट करती है। इसलिए इसका हम सिंपली फॉर्मूला भी बोल सकते हैं कैलकुलेशन के लिए G इक्वल्स टू 1/R। और G इक्वल्स टू 1/R से ही बच्चों हम इसकी यूनिट भी ला सकते हैं। तो बच्चों हमें पता है रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो 1/ओम मीनिंग ओम इनवर्स हो जाएगी यूनिट ऑफ G। या ओम इनवर्स की जगह हम ओम का इनवर्स मींस मोह भी लिख सकते हैं या कैपिटल S साइमंस भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों यूनिट ऑफ G होती है ओम इनवर्स या मोह या कैपिटल S साइमंस, तीनों में से कोई भी लिखे वो यूनिट ऑफ G ही है। अब बच्चों ये जो डेफिनेशन है कंडक्टेंस की ये भी ध्यान रखिएगा बिकॉज इसी से वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों क्वेश्चन, वो हमें 4 सॉल्यूशंस के रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा सेपरेटली और हमसे पूछेगा इन चारों में से किसकी कंडक्टेंस मैक्सिमम है। तो बच्चों हमें पता G इक्वल्स टू 1/R। तो बच्चों जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा उसी की कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम बता सकते हैं कि चारों सॉल्यूशंस में से जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम उसकी कंडक्टेंस G की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बच्चों ये दोनों जो कंडक्टेंस टर्म्स हमने पढ़ी ये एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं और इनकी डेफिनेशंस ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये सबको क्लियर है। तो बच्चों थर्ड कंडक्टेंस टर्म अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर रो से। अब ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो रो है इसका ओल्ड IUPAC नेम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बट इसी का आजकल हम न्यू IUPAC नेम यूज करते हैं रेजिस्टिविटी। और बच्चों ध्यान रखिएगा जब आप NCERT में पढ़ेंगे तो वहां आपको मेनली रो के लिए वर्ड लिखा हुआ मिलेगा रेजिस्टिविटी, बट बच्चों रेजिस्टिविटी बोले या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले दोनों है तो रो ही। अब बच्चों ये रो होता क्या, उसके पहले हमें ये पता हो कि किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटली हम
रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल। तो बच्चों कंडक्टिविटी सेल की हेल्प से हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब ये जो कंडक्टिविटी सेल होता है बच्चों, इसमें एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है जिसमें हम 2 प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। और ये जो 2 प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स ही हम यहां क्यों लेते हैं, उसका सिंपल सा रीजन है बच्चों, बिकॉज जो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं ये इनर्ट होते हैं, मीनिंग ये खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि व्हाई वी टेक प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। अब प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमें जिस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है उसको हम फिल करते हैं, मीनिंग जिस भी एसिड या बेस या सॉल्ट का सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड करना उसको हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच में फिल करते हैं और इनको देन हम कनेक्ट कर देते हैं विद एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीनिंग एक्सटर्नल बैटरी से हम इनको कनेक्ट करके करंट पास करते हैं। और बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा कि जो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल एल, और कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, या इसी को कई जगह लिखा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड्स। तो बच्चों ये एल एंड ए का मीनिंग हमने आगे भी यूज करना है, तो ध्यान रखिएगा। एल डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड्स या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब बच्चों जब हम इससे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस जो मिलता है वो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलता है। तो बच्चों हम यहां से बोल सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, या R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और बच्चों जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लिखते हैं रो। तो बच्चों सिंपली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम बोल सकते हैं R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A। तो बच्चों रेजिस्टेंस हम रेजिस्टिविटी की हेल्प से भी ला सकते हैं, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A, या रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस अपॉन L बाई A। मीनिंग बच्चों अगर मैं आपको क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दूं, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स दे दूं एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स दे दूं, तो बच्चों आप रेजिस्टिविटी इस फॉर्मूले से डायरेक्टली ला सकते हैं। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब बच्चों इसकी यूनिट, तो यहां से रो की यूनिट भी हम ला सकते हैं। बच्चों हमें पता है रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स को इफ वी टेक इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो यूनिट विल बी ओम सेंटीमीटर। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल्स में इसके यूनिट का भी, अभी हमने बोला ओम सेंटीमीटर, बट अगर मैं डिस्टेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स L मीटर में लूं एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स मीटर स्क्वायर में लूं, तो बच्चों ओम अपॉन मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट भी हो जाएगी ओम मीटर। तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि क्वेश्चन में आपको डाटास की यूनिट भी चेक करनी है कि वो इन CGS गिवन है या इन MKS गिवन है, बट मोस्टली हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं इन सेंटीमीटर ही, मीनिंग इसकी यूनिट मोस्टली हम लेंगे रो की ओम सेंटीमीटर। तो बच्चों यूनिट का भी ध्यान रहेगा, तो रो की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। अब ये जो रो है इसका मीनिंग क्या होता है, थ्योरेटिकली ये डिफाइन करता किसको है बच्चों, उसके लिए पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर ले एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले, तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिल्ड इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स
क्या होगा? तो बच्चों में पता है ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हम वॉल्यूम बोल सकते हैं A इंटू L, मीनिंग 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन इज फिल्ड इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर, L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ले, A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले, या वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल्ड इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले, तो बच्चों रो इक्वल्स टू आर आ जाएगा। हम 1 वैल्यू पुट करेंगे तो रो इक्वल्स टू आर, मीनिंग बच्चों जो ये रेजिस्टिविटी होती है ये रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करती है। बट कब करती है? तो बच्चों रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस when distance between electrodes is 1 centimeter and area of cross section of electrodes is 1 centimeter square। या दूसरी डेफिनेशन जो हम ज्यादा यूज करेंगे बच्चों सिंपल सी शॉर्ट में, रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर हम L और A की वैल्यू 1 ले या वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब ले तो रो इक्वल्स टू आर आएगा इसी फॉर्मूले से। तो रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मीनिंग ये किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस शो करती है। तो बच्चों सबको क्लियर है रेजिस्टिविटी की ये डेफिनेशन, ये हम आगे भी यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स को एक डाउट आता है बाद में कि यहां पर हमने L और A की वैल्यू 1 ही क्यों ली? तो बच्चों इसका रीजन है, अपने लिए ध्यान रखिएगा बच्चों, ये इसका रीजन है इसका ओल्ड IUPAC नेम में हमने उसमें बोला है उसका ओल्ड IUPAC नेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और बच्चों ये सबको पता है अगर मैं किसी भी प्रॉपर्टी के नेम में स्पेसिफिक प्रीफिक्स यूज करते हैं तो स्पेसिफिक प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि वो प्रॉपर्टी उसके पर यूनिट अमाउंट के लिए डिफाइंड है। तो बच्चों ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने L और A की 1 ही ली वैल्यू, हम और कोई नहीं ले सकते थे। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा डेफिनेशन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की, ये हम आगे भी टर्म्स में यूज करेंगे। तो बच्चों अब फोर्थ कंडक्टेंस टर्म हम जो पढ़ेंगे वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो इसका ओल्ड IUPAC नेम है और या इसी का न्यू IUPAC नेम कंडक्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर के, जिसको हम बोलते हैं कापा। तो बच्चों ये ग्रीक लेटर कापा जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को। अब बच्चों इसके नेम से ही पता चल रहा है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो बच्चों अभी हमने इसके जस्ट पहले पढ़ी टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो हमें पता चल रहा है नेम से ही दोनों के कि कापा जो है वो रो का इनवर्स ही होगी। जैसे बच्चों G इक्वल्स टू 1/r होता है, सेम वैसे हम दोनों थर्ड एंड फोर्थ टर्म के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि कापा इक्वल्स टू 1/ρ होता है, मीनिंग kappa is equal to the inverse of resistivity, meaning kappa equals to 1/ρ। इसी से हम इस kappa की कंडक्टिविटी की यूनिट ला सकते हैं बच्चों। तो रो की यूनिट अभी हमने पढ़ी है ओम सेंटीमीटर होती है बच्चों, तो 1/ओम सेंटीमीटर मीनिंग ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हैं। या बच्चों हमने पढ़ा है ओम इनवर्स को मोह भी लिख सकते हैं, तो मोह सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, या ओम इनवर्स को ही कैपिटल एस साइमंस भी बोल सकते हैं, तो साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो बच्चों यूनिट जो है कापा की वो होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या मोह सेंटीमीटर इनवर्स। अब बच्चों ये जो डाटाज है सब सेंटीमीटर मीनिंग CGS में है, बट बच्चों हमने बोला है कि हम MKS में भी ले सकते हैं, तो फिर इसकी यूनिट हो जाएगी रो की ओम मीटर, तो ये 1/ओम मीटर मीनिंग ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या साइमंस मीटर इनवर्स, या मोह मीटर इनवर्स। बट हमने बोला मोस्टली बच्चों इन CGS ही मिलती है, बट न्यूमेरिकल में यहां भी यूनिट्स का ध्यान रखिएगा डाटा की।
तो कापा का मीनिंग क्लियर बच्चों सबको ये। अब जो ये कंडक्टिविटी होती है बच्चों, इसमें 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स पूछता है हमसे। फर्स्ट जो बहुत सिंपल सा कि जब हमें क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन हो तो हम कापा इक्वल्स टू 1/ρ से वैल्यू ला सकते हैं। सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल जब हमें मोस्टली जो यूज करना है वो है रेजिस्टिविटी की वैल्यू डायरेक्टली गिवन ना हो, तो वो हमें दूसरे डाटास देगा। तो बच्चों फिर रो हमें लाना पड़ेगा। तो उसको लाने के लिए हमने पढ़ा है बच्चों फॉर्मूला, रो का R इक्वल्स टू रो इंटू L/A होता है। और इसमें अगर बच्चों मैं आपको बोलूं कंडक्टेंस G हमें गिवन हो तो इस रेजिस्टेंस की जगह 1/G लिख सकते हैं, और रो की जगह कापा लाना है इसलिए 1/कापा भी लिख सकते हैं इंटू L/A। या बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम बोल सकते हैं कापा इक्वल्स टू G इंटू L/A। या बच्चों G अगर हमें डायरेक्टली गिवन हो तब तो हम G इंटू L/A से ला सकते हैं, या इसकी जगह रेजिस्टेंस मोस्टली गिवन होगा हमें तो हम इसकी जगह 1/R इंटू L/A भी लिख सकते हैं। तो बच्चों कापा के ये 2 फॉर्मुलेज हमने बोले, कापा इक्वल्स टू G इंटू L/A या 1/R इंटू L/A। अब बच्चों ये थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मुलेज में आप देखेंगे तो L/A की जगह G* लिखा है। अब ये है क्या बच्चों, तो ये ध्यान से समझिएगा बच्चों कि फॉर अ कंडक्टिविटी सेल L और A की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करते हैं हम। तो बच्चों अगर हम L और A की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे कभी भी तो L/A इनका जो रेशियो होगा बच्चों वो भी ऑलवेज फॉर अ कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट होगा, इसलिए हम L/A को सेल कांस्टेंट बोल देते हैं। और L/A का ही न्यू IUPAC रिप्रेजेंटेशन है G*। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में उसने ओनली कैपिटल G बोला है या कैपिटल G* बोला है। बिकॉज G बोला तो वो कंडक्टेंस है ओनली, जबकि G* बोला तो वो सेल कांस्टेंट है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा L/A इक्वल्स टू G* या सेल कांस्टेंट, और ये फॉर अ सेल इसकी वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। बिकॉज ये ध्यान रखिएगा बच्चों न्यूमेरिकल में भी काम आएगा कि अगर L और A की वैल्यू चेंज हो गई तो फिर वो न्यू कंडक्टिविटी सेल बन जाएगा। बिकॉज फॉर अ सेम सेल L और A की वैल्यू का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज हो गया तो वो न्यू सेल हो जाता है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में भी हम इसको यूज करेंगे। अब इसी से एक न्यूमेरिकल मैं आपसे बोलूं बच्चों जो बहुत आगे हम करेंगे और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल होगा, तो वो क्वेश्चन मैं आपसे बोलूं बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन कंडक्टिविटी सेल अगर इलेक्ट्रोलाइट हमने एक बार फिल किया NaCl सॉल्यूशन, सेकेंड टाइम सेपरेटली फिल किया AgNO3 सॉल्यूशन, थर्ड टाइम सेपरेटली फिल किया ZnSO4 सॉल्यूशन। अब बच्चों तीनों बार NaCl हमने लिया एक बार, सेकेंड टाइम AgNO3 सॉल्यूशन लिया, थर्ड टाइम ZnSO4 सॉल्यूशन लिया। बट बच्चों आप मुझे बताएं इलेक्ट्रोलाइट में हर बार डिफरेंट ले रहा हूं, बट L/A की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट चेंज करने से क्या चेंज होगी क्या? तो बच्चों नहीं होगी चेंज। बिकॉज अगर इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी फिल कर ले उससे L की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स चेंज हो सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं बच्चों कि द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल्ड इन सेल। तो बच्चों ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हम यूज करेंगे आगे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल में कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन चेंज करने पर भी L/A की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो यहां पर हम थर्ड फॉर्मूला बोल सकते हैं बच्चों G इंटू G* या 1/R इंटू G*। तो बच्चों ये 4 फॉर्मुलेज ऑफ कंडक्टिविटी हो गए। अब ये चारों फॉर्मुलेज बच्चों याद हम रख सकते हैं, बट उससे ज्यादा इजी मैं आपको बोलूं सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला याद रखें G इंटू G*। बिकॉज अगर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन है भी तो हम इसकी जगह 1/R लिख सकते हैं, या L एंड A गिवन हो तो G* इसी में L/A लिख सकते हैं। तो बच्चों याद रखना भी सिंपल सा है। अब बच्चों ये तो हमने बोला कंडक्टिविटी को हम 2 टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, रो की हेल्प से या रेजिस्टेंस या सेल कांस्टेंट की हेल्प से भी। अब इसका थ्योरेटिकली मीनिंग होता क्या है बच्चों कंडक्टिविटी का? तो
इसका भी ओल्ड IUPAC नेम अगर आप देखेंगे तो वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मीनिंग यहां पर भी कंडक्टेंस डिफाइंड होगी फॉर पर यूनिट अमाउंट, इसलिए हम लेते हैं यहां भी L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल्ड इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। देन अगर मैं L की वैल्यू 1 लूं, A की वैल्यू 1 लूं, तो बच्चों कापा इक्वल्स टू G आएगा, मीनिंग बच्चों जो ये कंडक्टिविटी होती है ये भी कंडक्टेंस के रिप्रेजेंट के इक्वल होती है, बट ऑलवेज दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं बच्चों, ये ओनली इक्वल होते हैं व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन 1 सेंटीमीटर क्यूब, या मैं बोलूं कंडक्टिविटी represents the conductance of 1 centimeter cube of an electrolyte solution। और बच्चों ये जो कंडक्टिविटी कापा की डेफिनेशन है इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ये हमारे आगे भी जो टर्म्स हम पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आनी है। तो बच्चों कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट्स द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, या पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना कंडक्टिविटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो बच्चों ये कंडक्टिविटी का मीनिंग सबको क्लियर है, इसी को हम फिर नेक्स्ट टर्म में यूज करेंगे।